वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो गाइस फाइनली आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार बनी कैसे थी, कैसे फ्रेम हुई थी, कितना समय लगा था और क्या क्या चीज़ों का हमने ध्यान रखा था। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू द आखिरी वाला चैप्टर बिकॉज आई थिंक सो मैं बहुत समय बाद इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ। यूजुअली 1-2 साल से मैंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा पाई थी, बट आप लोगों के लिए देखो इस साल मैंने सिर्फ एक बार ही नहीं 2 बार सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था और आज इस क्रैश कोर्स की ये आखिरी वीडियो है। सो 12 चैप्टर है आपके, हमने 14 डेज में पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया क्योंकि 2 दिन हमारा गैप डे रह गया था। बट अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोर्स जो मैंने आप लोगों को बनाकर दिया है, प्लेलिस्ट जो बनाकर दी है, उसकी एक एक वीडियो को देख लिया, ये 12 के 12 चैप्टर को बस एक बारी मेरी वीडियो से देख लिया, तो आपके दिमाग में नहीं दिल तक बस चुके होंगे एंड एक एक लाइन आपके दिमाग में बिल्कुल ही प्रिंट हो चुकी होगी क्योंकि दैट्स माई टीचिंग स्टाइल। अभी तक आप पढ़ चुके होगी तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हिस्ट्री बोरिंग, बहुत ज्यादा लेंदी, ये सब तुम्हें लगना ही नहीं वाला है। बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग चीज ही ईजी लगती है, तभी मैंने इसे बोला है बिकॉज हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को इंटरेस्ट से बिल्कुल उसी जमाने में पहुंच के। तो आज हम जाने वाले हैं जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जब हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी थी। तो आप लोगों का टास्क ये है कि इस चैप्टर को तो पढ़ना ही है, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। एक बार देखो वीडियो को, 2 बार देखो। कोई 4-4 घंटे के तो लेक्चर मैंने बनाए नहीं है कि तुम बोर हो जाओगे। इतने बड़े से बड़े चैप्टर को मैं 1 घंटे में पढ़ा देती हूँ और वो भी एक एक वर्ड को। ठीक है, एक एक वर्ड है एनसीईआरटी का मेरी इन स्लाइड्स के अंदर, मेरे एक्सप्लेनेशन के अंदर। सो अगर आपको 100 लाने हैं तो एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे नोट्स को एक्सेस कर लो। नोट्स को मैं अभी आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। दीज आर माई नोट्स, ठीक है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रही हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। जस्ट जाके आपको मुझे वहाँ पे सब्सक्राइब करना होगा। तो उसके साथ ही मैं आपको हिस्ट्री ही नहीं, विद द सब्सक्राइब यू विल गेट द पॉलिटिकल ज्योग्राफी और जो भी आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड फिजिकल के भी नोट्स। तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन हो गया इस वाले चैप्टर का क्योंकि आखिरी चैप्टर है। तो आई वांटेड टू टेल यू कि भैया ऐसे तैयारी होगी हिस्ट्री की आपकी पूरी। ये पूरे चैप्टर्स हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरा एक और चैनल है सिमरन सहानी 11th-12th ह्यूमैनिटीज, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर और सीबीटी की तैयारी करते हैं। तो उसको आप Q&A के लिए सब्सक्राइब करके रखो। चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आई थी 26 जनवरी 1950 को। एंड यू नो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड की। ठीक है, लेंदी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और ऐसा होना कोई बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि जितना ह्यूज हमारी कंट्री है, जितने डाइवर्स कल्चर हैं, ठीक है, लैंग्वेज है, कल्चर है, और जितना ज़्यादा हमारे को जो है इंडिपेंडेंस के समय पे जो जो हमने देखा, तो हमें उन सब गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं था, इसलिए हमने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूशन को एक ऐसी कंट्री को जोड़ के रखना था जिसने अभी अभी पार्टीशन देखा था, इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी लंबी बनी, इतना टाइम लगा बिकॉज हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इंडिपेंडेंस ऐसे मिलेगी कि पार्टीशन हो जाएगा, हमारा ही एक टुकड़ा निकाल के ये लोग अलग करवा देंगे ब्रिटिशर्स। एंड उसके बाद अलग होने के बाद भी इतनी मैसिव किलिंग होगी, जो हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए उसमें जो भी लोग मरे थे, दर्द तो सबको ही हुआ था ना, थे तो सभी इंडियंस एक तरीके से पहले, तो सबको बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। एंड हम नहीं चाहते थे कि दोबारा बाउंड्री को लेकर, किसी इलेक्शंस को लेकर, सीट्स को लेकर, ऑटोनॉमी को लेकर ये हो, तो इसलिए हमने बहुत सोच समझकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। ऊपर से उस समय पे हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी तक प्रैक्टिस हुआ करती थी, सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा नाइंसाफी होती थी, तो इसलिए हमें बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनानी थी कि इंडिया के अंदर से सारे डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत टाइम भी लगा, बहुत लेंदी भी बनी और एक एक चीज़ पे लाखों बारी डिबेट्स करने के बाद वो चीज़ बनी थी। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बननी थी जिसमें पास्ट की जो जख्म है वो हम भर पाए और प्रेजेंट भी जो अभी हमें पार्टीशन के बाद जो फील करा वो हम अच्छे से कर पाए, डिफरेंट कास्ट क्लास कम्युनिटीज़ को एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम दे पाए। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनानी थी। हमें ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने थे जो हमारी ये जो सिस्टम चल रहा है वो अच्छे से उसको संभाल पाए और जो पहले की जो चीज़ें गलत थी उनसे वो हमारे को कंट्री को बाहर निकाल पाए। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग टुक प्लेस फ्रॉम December 1946 टू दिसंबर हमारा नवंबर 1949। 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसको लर्न कर लो। ड्राफ्ट वर डिस्कस क्लॉज बाय क्लॉज, जो भी बात पे डिस्कशन करना होता था ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसे एक एक करके माइन्यूटली डिस्कशन होता था। जैसे अगर एक लाइन भी है तो उस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लीडर्स बैठ के बातें करा करते थे। एंड जो है द असेंबली हेल्ड 11 सेशंस विन 165 डेज ऑफ मीटिंग इन टोटल। 11 सेशन थे, 165 मीटिंग्स टोटल लगी थी। बिटवीन सेशन वेरियस कमिटीज एंड सब कमिटीज ने रिवाइज और इम्प्रूव करा था हमारे ड्राफ्ट को। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर हमें
दिखाया गया है कि कैसे जो है हिस्ट्री चल रही थी हमारी और अब कैसे एक एक चीज़ के ऊपर डिबेट हुई थी. बाय लिसनिंग टू द वॉइसेस ऑफ द मेंबर्स वी अंडरस्टैंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज शेप्ड एंड द विजन ऑफ द न्यू इंडिया वॉज क्रिएटेड. तो यहाँ पे आपको ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स की डायरेक्ट बोली गई बात है वो भी पैराग्राफ में ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में दे रखी है कि उन्होंने ये दलीलें दी थी, तो वो भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या हुआ था. तो इंट्रोडक्शन तो अब आपको समझ में आ गया. अब आता है हमारा पहला टॉपिक, अ ट्यूमुलेटस टाइम या व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंस इट. तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही आप कह सकते हो कि जब हमें फ्रीडम मिला तो वो एक टर्मोइल वाला टाइम था. बहुत ही ऐसा समय शायद ही किसी कंट्री ने देखा होगा इंडिपेंडेंस के समय पे कि ऐसे समय पे उन्हें इंडिपेंडेंस मिली हो. तो ईयर बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हमारे लिए बहुत क्योटिक था, क्योंकि जो है हमारे को फ्रीडम तो मिला बट साथ में मिल गया पार्टीशन. 15 अगस्त को इंडिया को फ्रीडम मिल जाता है बट डिवाइड भी हो जाते हैं हम. उस समय में हमारे दिमाग में अभी क्विट इंडिया मूवमेंट की ही यादें बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत कुछ हुआ था और एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल हमारे को याद था. सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्म्ड फाइट थी फॉरेन की हेल्प से जो हमने करी थी वो भी हमें याद थी. और 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी ने रिवोल्ट करा था इन बॉम्बे, उसके भी लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. लेट 1940s में क्या हुआ था, स्कैटर्ड वर्कर पीजेंट प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया. लेट 1940s में वर्कर और पीजेंट्स ने भी बहुत प्रोटेस्ट करा था. तो इस टाइप का माहौल था हमारी कंट्री में बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन शेपिंग. आपको ये आएगा क्या क्या हुआ था कंट्री में. इस अपसर्जेस से हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी वैसे तो अच्छी खासी थी हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि ऐसा नहीं था कि हिंदू मुस्लिम लड़ते ही रहते थे. हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज गुड इन आर कंट्री. सारे फार्मर्स मिलकर प्रोटेस्ट करते थे, वर्कर्स करते थे, उसमें दोनों ही रिलीजन के लोग होते थे. बट पता नहीं क्यों जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी वो कभी भी एक एग्रीमेंट में नहीं आ पाए और हमारा दो कंट्रीज जो है वो बन गई. और जब ग्रेट कैलकटा किलिंग हुई, जो अभी मैंने डायरेक्ट एक्शन डे जो आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया अगस्त 1946 में, उसके बाद तो कम्युनल राइट्स जो दंगे थे हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में वो साल भर तक चलते रहे थे, जब गांधी जी ने भी बहुत कोशिश करी पार्टीशन के बाद भी उन दंगों को रुकवाने की. तो वायलेंस क्लाइमैक्स क्या होता है हमारा पार्टीशन से, एंड इससे हमारे पॉपुलेशन का ट्रांसफर होता है. अब पॉपुलेशन ट्रांसफर पार्टीशन भी आसानी से नहीं हुआ था, उस समय भी बहुत लोग मर गए थे. तो इंडिपेंडेंस डे जो हमारा हुआ गाइस, ये हमें उससे पहले की कहानी बताई है कि इंडिपेंडेंस से पहले वाले कुछ 5-6-7 सालों के अंदर हमारे यहाँ ये हो रहा था और 1 साल पहले ये हो रहा था. तो इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए जॉय तो बहुत लाया बट बहुत सारा फियर लाया, डर लग रहा था हमें, अरे दोबारा तो कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, कोई और एक और हिस्सा तो आके हमारे समाज का नहीं कहने लगा हमें अलग कंट्री बना दो और फिर ऐसे दंगे हो, या फिर जो है हमारे जो लोग खो चुके थे हमारे से उनके लिए हम बहुत परेशान थे. तो मुस्लिम जो इंडिया में थे एंड हिंदूज और सिख जो पाकिस्तान में थे, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का ही डेंजर नहीं था, साथ ही के साथ में उन्हें फोर्स माइग्रेशन भी करना पड़ा था. अपने पीढ़ियों से जिन मकानों में रह रहे उन्हें छोड़ के जाना था. मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज मूव्ड अक्रॉस द बॉर्डर मेनली डाइड वाइल ट्रैवलिंग. तो जो लोग ठीक है चलो अपना घर बार छोड़ के आ भी रहे थे या इंडिया और यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, रास्ते में उन पे अटैक होते थे और उनको मार दिया जाता था. तो एक प्रॉब्लम तो ये थी जिस समय पे हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, तो उससे पहले हमने इतनी चीज़ें देखी थी. अब एक प्रॉब्लम और थी जो हम पढ़ते हैं अपना पॉलिटिकल साइंस में. अब पॉलिटिकल तो ज़्यादातर बच्चों के पास होती ही है बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ, हमने पढ़ रखा है. देखो, एक होते थे ब्रिटिशर्स के ज़माने में प्रिंसली स्टेट, यानी कि जहाँ पे राजा रूल करता था, जैसे राजस्थान में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी. और एक होती थी प्रोविंसेस, जैसे कि जो यूपी था उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, वहाँ ब्रिटिशर डायरेक्ट रूल करते थे. प्रिंसली स्टेट में राजा रूल करता था प्रजा पे, बाहर के मामले ब्रिटिश संभालती थी. यूनाइटेड प्रोविंस जैसे जो यूपी जैसे जो प्रोविंसेस होती थी वहाँ ब्रिटिशर अंदर के मामले भी संभालते थे, बाहर के भी. तो जो है जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी, जाते जाते इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को पता क्या कहा था, तुम्हारी मर्जी है जो मर्जी करो, इंडिया के साथ रहना इंडिया के साथ रहो, पाकिस्तान के साथ रहना पाकिस्तान के साथ रहो, और अगर अपना अलग कंट्री बनाना है तो वो बना लो. आप सोच सकते हो क्या करके गए थे ब्रिटिशर्स हमारे लिए, मतलब कि हमारे सामने हमारा देश बिखर सकता था बिल्कुल. बट थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और हमारे उस समय के जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने इतनी अच्छी डिप्लोमेसी यूज़ करी और पावर यूज़ करी कि हमारे, और जो उन्होंने पार्टीशन तो नहीं होने दिया, हर एक राजा के पास जाके साइन करवा के उन्हें इंडिया में मर्ज करवा लिया था. जहाँ नहीं हुआ था कहीं पे मिलिट्री का भी यूज़ हुआ, कहीं के इश्यूज अभी तक पेंडिंग है. तो काफ़ी चीज़ें हुई थी हमारी, ठीक. तो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, इतनी आसानी से तो इंडिपेंडेंस ये हमें नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है. बट आफ्टर द ब्रिटिश विड्रॉल देयर स्टेटस बिकेम अनक्लियर एंड सम प्रिंसेस ड्रीम्ड ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स. यही मैंने आपको बता दिया है. तो ये प्रिंसली स्टेट्स वाला जो इन्होंने हमारे लिए करा था, वो क्यों करा था, जिससे हम थोड़े प्रॉब्लम में रहे. तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और ऐसी ही सिचुएशन के अंदर वो लोग बातचीत करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे.
ओके अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम जानेंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी बनी थी। तो मेंबर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्ट नहीं हुए थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब होती है कि जो भी आम आदमी है एक सर्टेन एज लिमिट के ऊपर 18 है जैसे अब तो, कि वो वोट दे सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो डायरेक्ट इंडिया के सिटीजन्स के वोट पे नहीं बनी थी, किसी और लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुना था। कौन बना रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कौन थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, बी आर अम्बेडकर जी थे, और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स थे उसके अंदर। बट वो जो हमारी असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे जिसे हम आज तक चला रहे हैं, वो जो हमारी असेंबली बनी थी, वो असेंबली को इंडियंस ने नहीं चुना था, डायरेक्ट इंडियंस ने नहीं चुना था। तो फिर किसने चुना था उन लीडर्स को? तो चलो बताती हूँ। प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1945-46 में, जो अभी इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि 45-46 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें हिंदूज जीते थे और आई मीन टू से कांग्रेस जीती थी ज़्यादातर पूरे इंडिया में, और मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट के अंदर मुस्लिम लीग जीत गई थी, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी बनी थी। तो वो वाले इलेक्शन वाले जो लीडर्स थे, जो वहाँ से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से लीडर्स इलेक्ट हुए थे, उन्होंने ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स को सिलेक्ट करा था। अब ये जो असेंबली बनी थी इसमें ज़्यादातर कांग्रेस के ही मेंबर थे, सबसे ज़्यादा मेंबर्स यहाँ पे कांग्रेस के थे। और कांग्रेस के मेंबर होने को तुम ये मत सोचो कि सिर्फ कांग्रेस का ही हक की बातें लिखी होंगी फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं। हमारा जो उस समय का जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो एक बहुत डाइवर्स पार्टी थी। वहाँ पे हर सोच विचार के लोग होते थे, सोशलिस्ट भी थे, मॉडरेट्स भी थे, और डेमोक्रेट्स भी होंगे उसमें, कैपिटलिस्ट भी थे, हर सोच विचार के लोग थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, इनकी भी दोनों की थोड़ी अलग सोच होती थी, बट थे दोनों कांग्रेस के मेंबर ही। तो बहुत ही एक अम्ब्रेला टाइप पार्टी थी उस समय पे कांग्रेस। तो कांग्रेस के सभी मेंबर्स में से ही ज़्यादातर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्ट हुए थे। कांग्रेस ने मोस्ट ऑफ द जनरल सीट्स जीती थी और मुस्लिम लीग ने जीती थी, तो दोनों ही थे। बट मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। मुस्लिम लीग ने कहा हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर नहीं बनना है, हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाएं, हम तो पाकिस्तान बनाएंगे, तो हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना। तो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। सोशलिस्ट लीडर्स भी जो थे वो भी पहले रिफ्यूज़ करते। सोशलिस्टिक लीडर वो होते हैं जो कहते हैं कि जब गवर्नमेंट बनेगी तो सरकार का, स्टेट का, गवर्नमेंट का हक बहुत ज़्यादा होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला नहीं होगा ज़्यादा। तो जो सोशलिस्टिक लीडर थे उन्होंने भी पहले मना करा था। वो ये कहते थे कि ये तो ना ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये तो ब्रिटिशर्स ने बनवाई है, क्योंकि उनके रूल के दौरान ही इलेक्शन हुए थे, बनी थी, तो उन्होंने कहा इसको हम क्यों फॉलो करें। बट स्टिल एज अ रिजल्ट 82% ऑफ द असेंबली मेंबर हो गए थे हमारे कांग्रेस से। बट कांग्रेस, जैसे मैंने आपको कहा है, यूनिफॉर्म नहीं थी। कांग्रेस में सोशलिज्म के लोग भी थे, लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करने वाले भी थे, कम्युनल लर्निंग वाले भी थे, और स्ट्रॉन्ग सेकुलर लोग भी थे जो हर धर्म को ये जो है आप कहो कि इज्जत देने की बात करते थे। तो कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी थी उस समय पे। कांग्रेस के लीडर्स जाना मतलब कि हर सोच विचार के लोगों की बात वहां तक पहुंच चुकी है। तो दो द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस मेंबर्स हैड लर्न टू डिबेट पब्लिकली एंड नेगोशिएट डिफरेंसेस व्हिच कंटिन्यूज इनसाइड द असेंबली। तो थ्रू द फ्रीडम मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो कांग्रेस के मेंबर्स गए थे, इन्हें अब पता था कैसे डिबेट करना है, क्या डिस्कशन करना है, इंडिया के लोगों को क्या चाहिए, तो इन्हें पता था क्या होने वाला है। द असेंबलीज डिस्कशन वर शेप्ड बाय पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का बहुत ध्यान रखा जाता था असेंबली के अंदर। न्यूज़पेपर के अंदर उनकी रिपोर्ट को, डिबेट्स को रिपोर्ट करा जाता था। पब्लिक क्रिटिसिज्म होता था उनके फाइनल डिसीजन पे। तो यानी कि अगर कोई बातचीत हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ऐसा नहीं था वो लोगों से छुपी रहती थी, लोगों को अलाउड था, तुम जाके सुन भी सकते हो वो बात, और अगले दिन न्यूज़पेपर में छपती थी। अब लोग उसके ऊपर अपने विचार देते थे, तो वो उस पर भी जो है सुनते थे। पीपल वर इन्वाइटेड टू सेंड देयर सजेशन। इंडिया की आम जनता को बोला जाता था कि आप सजेशन दो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चाहिए, जिससे कि हमें कलेक्टिव पार्टिसिपेशन फील हो कि हमारा भी हक है कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज डिमांडेड प्रोटेक्शन फॉर देयर मदर टंग। स्पेशली जो लोगों की लैंग्वेज के कम स्पीकिंग वाले लोग थे, उन्होंने कहा हमें हमारी लैंग्वेज के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ने स्पेशल सेफ गार्ड पाने कि हमें इंडिया में रह के ऐसा ना हो कि हम अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो ना कर पाए, तो उन्होंने अपने रिलीजियस सेफ गार्ड जो थे वो हमसे मांगे थे। चलो अब आता है, आगे पढ़ते हैं हम। दलित्स ने डिमांड करा था एंड ऑफ कास्ट ऑपरेशन की, जो ये कास्ट बेस्ड हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन होता है वो बंद हो जाए, एंड रिजर्वेशन हो उनके लिए गवर्नमेंट बॉडीज में। इशू ऑफ कल्चरल राइट्स एंड सोशल जस्टिस भी रेज हुआ था पब्लिकली, एंड डिबेट हुआ था असेंबली के अंदर। तो जो लोगों की डिमांड थी ना उस समय पे, लोग उसके बारे में बोलते थे, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती थी, और वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ध्यान से लिखी गई। ठीक है, चलो अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द डोमिनेंट वॉइसेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मेन लीडर्स कौन से थे, सबसे आगे जो रहते थे वो कौन से थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वैसे तो 300 मेंबर थे, लिखो जल्दी से इसको। 6 ने काफ़ी की रोल हमारा प्ले करा था। ठीक है,
अब जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक पास करा था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपको एक पूरी सोर्स दे रखी है, अगर टाइम मिला तो सोर्स को पढ़ लेना, ठीक है, वरना मैं अभी पढ़ाती तो बहुत लेंदी हो जाता चैप्टर। जहाँ उन्होंने बताया है कि हम जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ना, उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और हम उसमें से जो चीज़ें अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी थी, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, हम वो भी देखेंगे। जो फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने बताया कि आपको याद होगा फ्रांस में क्या हुआ था, जब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो राजा ने जब मना कर दिया था असेंबली मैन से, वो टेनिस कोर्ट में जाके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का अपना आगे का काम करा था। उन्होंने कहा हम भी ऐसे ही करेंगे, कहीं पे भी बैठ के हमें बनानी पड़े कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। फिर यूएसएसआर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कैसे वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ें सीखनी है। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी वो हिस्टोरिकली जितने देशों की जितनी कॉन्स्टिट्यूशन, जितने स्ट्रगल थे ना, उनकी बातों को ध्यान में रख के, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट करा था, हमने उनसे सीख के बनाई थी कि ठीक है उन्होंने ये गलती करी, हमारे यहाँ भी ऐसे हो सकता है, ऐसे बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, तभी इतना लंबा समय लगा था। हमारा नेशनल फ्लैग डिज़ाइन हुआ, सैफरन वाइट ग्रीन एंड नेवी ब्लू व्हील वाला हमारा जो तिरंगा है वो डिज़ाइन हुआ। दूसरे जो है कांग्रेस के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये बिहाइंड द सीन ज़्यादा वर्क करते थे, ड्राफ्ट रिपोर्ट करते थे और अपोजिंग व्यूज़ को हमेशा रिकनसाइल करते थे ये, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हमारे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली भी बोला जाता है। देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति इज प्रेसिडेंट ना, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही तो थे, इन्हीं की बात हो रही है। ये प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली भी थे एंड इन्होंने डिस्कशन गाइड करा और हर मेंबर को वो बोलने का मौका देते थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर देन थे हमारे, ठीक है, लॉयर भी थे, ये इकोनॉमिस्ट भी थे, ये ओपोनेंट थे कांग्रेस के ब्रिटिश रूल के टाइम में, बट इन्होंने कैबिनेट को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि गांधी जी ने इन्हें एडवाइस करा था। एंड बाद में ये चेयरमैन बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉयर्स भी थे हमारे, जैसे जिनका नाम है के एम मुंशी गुजरात से और कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से। दोनों बहुत क्रूशियल इनपुट्स देते थे ड्राफ्टिंग के टाइम पे। दो सिविल सर्वेंट्स थे बहुत ज़रूरी अपना व्यूज़ रखने के लिए, बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, बैकग्राउंड पेपर इन्होंने ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने बनाया था। एस एन मुखर्जी थे, चीफ ड्रॉट्समैन थे, टर्न कॉम्प्लेक्स प्रपोजल इनटू क्लियर लीगल लैंग्वेज, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे ये, ठीक है। अंबेडकर गाइडेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू असेंबली टेकिंग 3 years एंड रिकॉर्डेड इन 11 बल्कि वॉल्यूम्स। 11 बल्कि वॉल्यूम्स में बना हमारा ये, एंड 3 साल लगभग लग गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आप कह सकते हो कि ड्राफ्ट के अंदर। द प्रोसेस वॉज लॉन्ग बट वेरी इंटरेस्टिंग, मेंबर्स वर इलॉक्यूएंट एंड एक्सप्रेस डाइवर्जेंट व्यूज़। प्रोसेस लॉन्ग था पर बहुत इंटरेस्टिंग होता था। डिबेट्स जो है कई बार अलग अलग आइडियाज़ देते थे कि इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर बैठ के हमारे लिए डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़े आर्ग्यूमेंट भी है, बट सब कुछ रिस्पेक्टफुल ऑफ होता था कि हमारे देश के लिए भले के लिए हो। अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते थे वो, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते थे, एंड व्हाट मॉरल वैल्यूज सिटीजन शुड अपहोल्ड, इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता था कि कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाए, क्या सिस्टम फॉलो करेंगे हम अपनी कंट्री में, ये सब बातों पे डिस्कशन होता रहता था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया द डोमिनेंट वॉइसेस, हमारे कौन कौन से लीडर्स डोमिनेंट थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे मैंने आपको वही बताया कि क्या चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी, उसको हमने कहाँ से अडॉप्ट करा था, उसी की बात पढ़ने वाले हैं। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है बताया था, दिखाया था, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये, और इसी में वो की आइडियल्स और वो फ्रेमवर्क लिखा है जिसपे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनी थी। उसमें इंडिया को दिखाया गया है इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, सॉवरेन मतलब हम खुद को खुद से रूल करेंगे, कोई और सरकार नहीं करेगी, मतलब ब्रिटिशर नहीं, कोई और नहीं, इंडियन गवर्नमेंट रूल करेगी। एंड रिपब्लिक मतलब एक देश हमारा बन चुका है, ठीक है। 8 गारंटीड सिटीजन जस्टिस, जस्टिस मिलेगा हमारे सिटीजन्स को, इक्वालिटी मिलेगी और फ्रीडम मिलेगा। और प्रॉमिस उसमें था कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ है उनको सेफ गार्ड्स मिलेंगे, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ को भी, डिप्रेस्ड द बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सेफ गार्ड्स और राइट्स बनेंगे। नेहरू प्लेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन अ ब्रॉड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, रिमेंबरिंग अर्लियर ग्लोबल अटेम्प्ट्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स ऑफ राइट्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें बनी थी, फ्रेंच में बनी, मैंने आपको जो बताया ना हर एक में बनी, वैसे ही हम लोग सबसे सीख के कॉपी पेस्ट नहीं, अपना इनपुट डाल के अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। उन्होंने अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन को लिंक करा था इंडिया के स्ट्रगल से, एंड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बनाया था। और उन्होंने ये कहा था कि हम कॉपी नहीं करेंगे फॉरेन मॉडल को, हम उन रेवोल्यूशन से सीख कर अपने मॉडल को बनाने वाले हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे लगाएंगे। ही डिड नॉट फिक्स अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात ये रही कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने एक बार भी डेमोक्रेसी वर्ड नहीं डाला, तो लोगों ने कहा आपने डेमोक्रेसी वर्ड क्यों नहीं डाला, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ये कोई बात करने की है क्या डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो लानी ही है।
वो तो उस पर तो डेलिब्रेट डिस्कशन वगैरह की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं. ही डिड नॉट फिक्स स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ही इंसिस्टेड इट मस्ट कम थ्रू डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन. उन्होंने कहा डेमोक्रेसी कैसी लगेगी, वो तो डिबेट और डिस्कशन से पता चलेगा किस टाइप की डेमोक्रेसी आएगी. डेमोक्रेसी आनी है ये तो बात है, इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. नेहरू स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट फिट इंडियाज टेम्परामेंट एंड बी एक्सेप्टेबल टू इट्स पब्लिक. उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी तब होगी जब इंडिया की पब्लिक की सारी डिमांड्स पूरी हो रही होंगी. तब इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम बोथ देयर सक्सेस एंड फेलियर. उन्होंने कहा हम वेस्ट की जो सक्सेस है उससे भी सीखेंगे और उनके फेलियर से भी. बट वेस्टर्न कंट्री नीडेड टू लर्न फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू कंबाइन लिबरल डेमोक्रेसी विद सोशलिस्ट इकोनॉमिक जस्टिस. तो इनको लिबरल डेमोक्रेसी लगानी थी, साथ ही के साथ में सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी हो, यानी कि गवर्नमेंट का भी रोल हो इकोनॉमिक जस्टिस लाने के अंदर. तो ये सब आइडियाज़ को जो है रीअडेप्ट करके रीवर्क करके हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी. नेहरू का ओवरऑल अपील ये था कि क्रिएटिव थिंकिंग फॉर अ सिस्टम सूटेड स्पेसिफिकली टू इंडिया, कि हम ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम क्रिएटिवली सोच के अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, द विल ऑफ द पीपल. अब कुछ कम्युनिस्ट मेंबर थे जैसे कि सोमनाथ लहरी उनमें से एक है. उन्होंने कहा था कि ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का ही एक पार्ट चल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वर्क में, क्योंकि वो कहते थे कि ये ब्रिटिश राज में ही तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी. तो ही वांट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है अभी भी हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है वर्क कर रहा है. ही रिमाइंडेड दैट असेंबली दैट द ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया इन 1947 46 से 47 एंड द इंटरिम गवर्नमेंट लेड बाय द नेहरू हैड फंक्शन अंडर द वाइसरॉयज कंट्रोल. अब क्या हुआ था कि जो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो अंग्रेजों के जाने से पहले ही बन गई थी, और जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी यानी कि एक नॉन परमानेंट गवर्नमेंट, जब अंग्रेजों के जाते कोई तो कंट्री की संभालेगा ना, तो उस समय के लिए एक नॉन परमानेंट गवर्नमेंट बनी थी जिसमें नेहरू जी ही लीड पे थे. तो कहा कि वो भी वाइस रॉय के कहने बताए गए तरीके पे बनी थी. तो उन्होंने कहा अब भी कहीं ना कहीं है ब्रिटिशर का रूल हमारी कंट्री में, तो हम इस पे ऊपर हमें जो है वर्क करना चाहिए अभी. तो लहरी आर्ग्यूड दैट असेंबली में ब्रिटिश मेड है, तरीके असेंबली के बनने के ब्रिटिश मेड है, वर्किंग इसमें ब्रिटिश लिमिट्स और प्लान के बीच में हो रही है, तो आप कैसे कह रहे हो हम आज़ाद हो गए हैं. बट नेहरू ने कहा कि ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हमने ब्रिटिश की वजह से जो है क्रिएशन उसके समय पे ही हुआ था, ब्रिटिशर की इन्फ्लुएंस है, बट जो रियल स्ट्रेंथ है वो है इंडियन पीपल. आज इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई ब्रिटिशर तो नहीं है, हम सब इंडियन पीपल ही है, जो इनको हम सब वो लोग हैं जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसलिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी वो विल ऑफ द पीपल से ही बनेगी, यानी कि लोगों की मर्जी ही रिफ्लेक्ट होगी उसमें. द असेंबली मस्ट फॉलो द पीपल एज अ होल विश्ड, नॉट जस्ट एनी पार्टी और ग्रुप. और उन्होंने कहा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी हमारी उसमें किसी पार्टी और ग्रुप के विशेष नहीं होगी, पूरी कंट्री के लोगों की जो इच्छाएं हैं वो उसमें लिखी जाएंगी. मेंबर मस्ट रिमेंबर द होप्स पैशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द मासेस. मासेस मतलब पूरे इंडिया के लोगों की होप, पैशन और एस्पिरेशन को हमें ध्यान में रख के बनाना है. द असेंबली हैड टू रिफ्लेक्ट डिजायर ऑफ दोज हु फॉट फ्रीडम, इक्वालिटी and justice, and ideals like democracy, justice, right and equality were rooted in long standing Indian social struggle since 19th century. Since 19th century से ही हम डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, जस्टिस की, राइट्स की और इक्वालिटी की. अब सोशल रिफॉर्म्स की भी हमें बहुत ज़रूरत थी कुछ लेकर आने की, जैसे कि चाइल्ड मैरिज को अपोज करना था, विडो रीमैरिज करवानी थी, स्वामी विवेकानंद जैसे कहते थे रिलीजियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ज्योतिबाई फुले जैसे एक्सपोज करते थे सफरिंग्स को, डिप्रेस्ड क्लासेस की जैसे उनको जो है डिस्क्रिमिनेट करा जाता है. तो सोशलिस्टिक एंड कम्युनिस्टिक ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स एंड पीजेंट्स भी थे, ऑल डिमांडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. तो सब लोगों का यही था सोशल रिफॉर्मर्स का कि हमें जस्टिस मिलना है, और वो हमारे नेहरू जी ने कहा हम यही चीज़ें लेकर आएंगे. तो इवन दो ब्रिटिशर्स के समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, बट अब हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना था. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द फ्रीडम मूवमेंट इटसेल्फ वाज अ फाइट अगेंस्ट एन ऑप्रेसिव इलेजिटिमेट कॉलोनियल गवर्नमेंट, मेकिंग इट अ स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. और यही उन्होंने कहा कि इसलिए हमने डेमोक्रेसी वर्ड यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि हमने फ्रीडम इसलिए तो हासिल करा है कि हम डेमोक्रेसी से खुद को चला पाए. तो इन रिस्पॉन्स टू राइजिंग डिमांड्स द ब्रिटिश पास कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट इन 1909, 1919, 1935 टू इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशन. अब ऐसा नहीं है कि अभी हमने ये कहा है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए. जब ब्रिटिशर भी हमारे पे राज करे थे तब भी हम बहुत लड़ते थे कि हमें पावर दो, हमें डेमोक्रेसी दो, हमें रिप्रेजेंटेशन दो. तो 1909 का जो एक्ट था, 1919 का जो एक्ट था, 1935 का जो एक्ट था, सब में ब्रिटिशर को हमें हमेशा पावर थोड़ी बहुत देनी पड़ती थी. जैसे 1935 के एक्ट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड मोर इंडियन पार्टिसिपेशन. ये प्रूफ है हमारे पास. जो प्रोविंस स्टेट की जो गवर्नमेंट होती थी उसमें इंडिया के जो लोग थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे. द एग्जीक्यूटिव बिकेम ऑलमोस्ट फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर.
और इलेक्शन ऑफ 1937 ब्रॉट कांग्रेस टू पावर इन 8 ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो तब से ही डेमोक्रेसी की डिमांड थी, वो दिखता था हमारी सोसाइटी के अंदर, और डेमोक्रेसी जीत भी रही थी। जैसे 11 में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ही जीती थी उस समय पे, ठीक है। बट दीज रिफॉर्म्स वर कलोनियल डिसीजन, बट ये जितने भी रिफॉर्म्स लेकर आए थे आज तक हमारी कंट्री में, वो कलोनियल डिसीजन थे, इंडियंस के द्वारा बनाए गए नहीं थे। इवन इन 1935 10 to 15% ऑफ अडल्ट ही खाली वोट कर पा रहे थे, तब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थी ही नहीं। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर स्टिल आंसरेबल टू ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर्स, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होने के बाद भी वो ब्रिटिश गवर्नर को आंसर करते थे। तो नेहरू का विजन दिसंबर वाली जो 1946 का रेजोल्यूशन था उसमें ये था कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बने जो फ्री इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया की हो, कॉलोनियल कंट्रोल उसमें नहीं होगा, बट बाय द विल ऑफ द इंडियन पीपल। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय पे बनी थी, बट अब जो हमारी बनेगी वो हमारे हिसाब से बनेगी। टॉपिक 3 आता है डिफाइनिंग राइट्स। गाइज मैं आपको एक एक लाइन पढ़ा रही हूँ बुक की, कि कोई लाइन आपको डिफिकल्ट ना लगे, ठीक है। तो बिगेस्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ टू डिफाइन राइट ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम क्या राइट्स लिखें। तो बहुत डाउट्स होते थे, जैसे ऑप्रेस्ड ग्रुप्स को स्पेशल राइट दें, और एक और इशू था कि व्हाट राइट शुड माइनॉरिटी हैव, माइनॉरिटी को क्या राइट दे, और किसको कहें हम माइनॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बार बार डिबेट होती थी, एंड देयर वर नो रेडीमेड शेयर्ड आंसर्स। डिबेट में अलग अलग आंसर निकलते थे। सॉल्यूशन केम थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट एंड इंटेंस इंडिविजुअल डिस्कशन। ये नहीं कि पहले से लोगों पे आंसर रेडी था, बातचीत करके आंसर निकलते थे। नेहरू ने जो स्पीच दी थी उसमें कहा था विल ऑफ द पीपल एज द गाइडिंग फोर्स। वो हमेशा कहते थे जो लोगों की मर्जी होगी वो हमें आगे चलाएगी। ही सेड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मस्ट फुलफिल द डीप पैशंस एंड होप्स ऑफ द मासेस, एंड इसी चीज को वो ध्यान में रखते थे। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया होता था उस पर डिबेट होती थी, डिस्कशन होते थे, फिर उसको लगाया जाता था। ओनली आफ्टर दिस क्लैश ऑफ आइडियाज अ कॉमन एग्रीमेंट या कॉन्सेंसस कुड बी रीच्ड। तो ये था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत अच्छा फीचर, कि अगर किसी बात पे डिस्कशन होता था और उस पर बहस हो रही हो, आर्ग्यूमेंट हो रही हो, तो वो रुकते नहीं थे, उसका पहले हल निकालते थे। जब तक सब एग्री नहीं करते थे तब तक उसको हम एक नतीजे पे नहीं पहुंचते थे। यही बात हमें बता रखी है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे आते हैं, सबसे बड़ा डिस्कशन जिसके ऊपर हुआ था वो है टॉपिक 3.1 प्रॉब्लम ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि अलग लोग, एक अलग इलेक्शन कराए जाएंगे जिसमें वो लोग उन्हीं लोगों को वोट देंगे। जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि हमने मुस्लिम्स के सेपरेट इलेक्टोरेट की, कई बार ये ब्रिटिशर कहते थे कराएं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो मुस्लिम्स के इलेक्शन होंगे उसमें मुस्लिम ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और उन्हें वोट खाली मुस्लिम लोग ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। तो उनकी इलेक्शन ही अलग कंडक्ट कराए जाएंगे, उनके लीडर्स ही अलग होंगे वही, और उन्हीं में से वो चूज़ करेंगे और उन्हीं के लिए वो लॉस बनाएंगे। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि फिर तो आपको अलग ही महसूस होगा ना कि हाँ हम इस कंट्री के अलग लोग हैं। या अगर हम जो है डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट अगर रखते हैं कि उनके रूलर से उनका लॉ बनाएंगे, उनका ही होगा, तो इससे जो है गांधी जी भी और सब लोग यही कहते थे कि भाई इससे तो और ज़्यादा माइनॉरिटी या जो लोगों की पॉपुलेशन कम है उनके मन में यही होगा कि हम इस देश का हिस्सा नहीं है, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं चाहिए था। तो यही बात अब यहाँ पे लिखी हुई है पूरी, जो मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अब 27 अगस्त 1947 की बात है। बी पोकर बहादुर थे मद्रास के, उन्होंने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो अभी हो रहे हैं इनको कंटिन्यू रखो। और उन्होंने कहा कि देखो इसलिए कंटिन्यू रखने, ब्रिटिशर तो चले गए बट माइनॉरिटी तो अभी भी हर जगह है ना, और उनको हम हटा तो नहीं सकते। तो इंडिया को ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ माइनॉरिटी खुशी से पीसफुली रहे, और वो तभी होगा जब वेल रिप्रेजेंटेड होंगे, वो उनकी वॉइसेस हर्ड होंगी और उनके ओपिनियंस को हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो बहादुर बिलीव्स ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स कुड इंश्योर मुस्लिम गेट अ रियल मीनिंगफुल वॉइस इन द गवर्नमेंट, ऐसा उनका कहना था। ही आर्ग्यूड दैट नॉन मुस्लिम जो है कैनॉट फुली अंडरस्टैंड मुस्लिम नीड्स एंड दे कैनॉट चूज अ ट्रू मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। तो इसीलिए मुस्लिम्स के अलग इलेक्शन हो और उनकी जो है मुस्लिम लोग ही उन्हें वोट डाले। दिस डिमांड क्रिएटेड एन एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट अमंग द मोस्ट नेशनलिस्ट। ये सुन के जितने ज़्यादातर नेशनलिस्ट थे जिन्हें देश बनाना था लोगों, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए। दे आर्ग्यूड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स तो ब्रिटिश की स्ट्रैटेजी थी इंडिया में रूल करने की, डिवाइड एंड रूल, तो ऐसे ही वो कर पा रहे थे हमें अलग करके हिंदू मुस्लिम को। आर.वी. ढुलेकर ने कहा ब्रिटिश ने जो है मिसाइल करा माइनॉरिटीज को यूजिंग सेफगार्ड्स एंड नाउ इंडिया शुड गिव देम अप। उन्होंने कहा कि उनको भड़काने का तरीका होता था माइनॉरिटी को कि तुम अलग हो, तुम अलग हो, और इसी से उन्होंने हमारे ऊपर जो है रूल करा, डिवाइड एंड रूल करके। अब हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना है। और अब जब पार्टीशन हो गया, नेशनलिस्ट वर इवन मोर स्ट्रांगली अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट, कि पार्टीशन तक हो गया अब तो हमारा, तो अब हमारे को और राइट्स डिवीजन नहीं चाहिए, अब जो होगा इक्वल होगा और एक साथ होगा कंट्री में, ये ज्यादातर लोग मानते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जहर जैसे हैं हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो डिवाइडेड कम्युनिटीज है उनका जो ब्लडशेड हुआ है उससे, इसी सब की वजह से जो है हमारा पार्टीशन हुआ है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जैसे सिस्टम की वजह से, ठीक है।
इसी डिमांड की वजह से। तो पटेल ने कहा इफ यू वांट पीस सेपरेट इलेक्टोरेट्स को खत्म करो। गोविंद बल्लभ भाई पंत ने भी यही कहा, सेपरेट इलेक्टोरेट पंत नहीं होंगे, ठीक है। और डेमोक्रेसी मस्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग ऑल ग्रुप्स। ही अग्रीड दैट ईच सिटीजन नीड मटेरियल सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, सबको मटेरियल सिक्योरिटी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, बट उसका आंसर ये नहीं है कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट करें। ही ऑल्सो सेड विद मेजोरिटी मस्ट अंडरस्टैंड एंड एम्पथाइज विद द माइनॉरिटीज। उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, जब मेजॉरिटी जनता होती है ना, तो वो कई बार माइनॉरिटी, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, उन पे अपना दबदबा चलाते हैं, उनको तो उनकी भी समझनी चाहिए। बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स उसका हल नहीं है। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होंगे तो उससे माइनॉरिटी और आइसोलेट हो जाएगी। मैंने आपको कहा ना, उन्हें अलग फील होगा। भाई हमारे तो इलेक्शन अलग होते हैं तो उन्हें अलग ही फील होगा ना, एक पार्ट कंट्री का तो भाई वाला फीलिंग आएगी ही नहीं। एंड मेक देम मोर इनसिक्योर, एंड ऐसा फील होगा कि उनकी पावर वीक है। तो इसलिए ये तो नहीं होना चाहिए। पंत ने कहा सुसाइडल डिमांड है ये, कि अगर आप चाह रहे हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, उससे तो माइनॉरिटी को कभी कोई रियल पावर जो है, इन्फ्लुएंस जो है, वो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, अब कॉन्टिन्यूशन ही है ये उस पार्ट का, बिल्डिंग अ यूनिफाइड नेशन। अब इस सब के बाद हमने क्या करा, इस मामले को कैसे सुलझाया। तो बीइंग ऑल बिहाइंड ऑल आर्ग्यूमेंट ले वन मोर मेजर कंसर्न, क्रिएटिंग अ यूनाइटेड नेशन स्टेट। अब क्या था, हम सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों नहीं चाह रहे थे, हमें डर था एक और पार्टीशन ना हो जाए, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सबसे ऊपर थी, अब हमें यूनाइटेड रखना था इंडिया को, हमें और टुकड़े नहीं करने थे। और पॉलिटिकल यूनिटी चाहिए थी, जहाँ पे हर इंसान जो है, एवरी पर्सन हैड टू बी शेप्ड इनटू अ सिटीजन। हर कोई कह सके मैं भारतवासी हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, नॉट व्यूड ओनली अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। कोई ये ना कहे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या फिर मैं जो हूँ इस रीजन से हूँ, मैं उस रीजन से हूँ। हर कोई बोले आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा सिस्टम हमें बनाना था। तो ऑल ग्रुप्स हैड टू बी एसिमिलेटेड इनटू वन नेशन टू अवॉइड डिविजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट्स देने थे सिटीजन्स को, बट इन रिटर्न सिटीजन मस्ट शो लॉयल्टी टू द स्टेट। बट सिटीजन्स को भी तो लॉयल्टी दिखाए ना, कि हाँ हम इस कंट्री के होकर रहेंगे। तो कम्युनिटीज कुड बी रिस्पेक्टेड एज कल्चरल ग्रुप्स। जो कम्युनिटीज हैं अलग अलग, हम उन्हें कल्चरल ग्रुप्स कह देंगे। एंड गिवन कल्चरल राइट्स, हम उन्हें कल्चरल राइट दे देंगे। और पॉलिटिकली ऑल कम्युनिटीज हैव टू बिहेव इक्वल सिटीजन्स ऑफ वन स्टेट। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, सबका अलग अलग कल्चर है तो हम कल्चरल राइट्स देंगे, बट ओवरऑल उनको इंडियन बन के इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना होगा। अदरवाइज डिवाइडेड लॉयल्टीज विल वीकन द नेशनल यूनिटी। अगर सब अपने आप को अलग अलग समझेंगे, हम अलग है, तो उससे इंडिया की यूनिटी वीक हो जाएगी। तो गोविंद बल्लभ भाई पंत ने वार्न करा था अगेंस्ट द हैबिट ऑफ थिंकिंग ओनली इन कम्युनिटी टर्म्स इंस्टेड ऑफ सिटीजनशिप। तो उन्होंने कहा अब खाली हमें कम्युनिटी टर्म्स में नहीं सोचना है, इस कम्युनिटी का हक सोचो, उस कम्युनिटी, हमें ओवरऑल इंडिया की सिटीजनशिप की एज एन इंडियन हमारे को सोचना है। ही रिमाइंडेड इट इज द सिटीजन हु मैटर, द सिटीजन इज द बेस एंड द टॉप ऑफ द सोशल पिरामिड। तो मेनी नेशनलिस्ट फियर दैट टू मच फोकस ऑन कम्युनिटी राइट्स विल वीकन द नेशन एंड द स्टेट। तो सिर्फ कम्युनिटी राइट्स पे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, या ये डिप्रेस कम्युनिटी है, या ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ गलत ना हो जाए, खाली कम्युनिटी नहीं, ओवरऑल कंट्री के लिए हमें सोचना होगा। इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है यहाँ के क्वेश्चन का, बट ये डिस्कशन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ मुस्लिम वॉइसेस अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम को चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट, नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे कि बेगम अय्याज रसूल ने उनको बिल्कुल अपोज करा था। शी सेड सेपरेट इलेक्टोरेट तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि उससे आइसोलेट होगी माइनॉरिटी। 1949 में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द असेंबली अग्रीड, और मुस्लिम मेंबर्स ने भी कहा हाँ हमें नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट, तो ज़्यादा हार्मफुल है। ट्रू स्ट्रेंथ तब आएगी जब मुस्लिम्स जो है एक्टिवली डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो पूरे सेंटर का स्टेट का होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और तभी वो स्ट्रॉन्ग डिसिसिव वॉइस बनेंगे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। तो बाद में यही बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। अब 3.2 वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। ऐसा किसने कहा, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन पास करा ना, तो अब बाकी लीडर्स ने कहा खाली इससे कुछ नहीं होगा, वी नीड मोर। अब क्या क्या लीडर्स थे, चलो पढ़ते हैं। पहले हमें बता रखा है एन.जी. रंगा की कंसर्न। एन.जी. रंगा एक सोशलिस्ट थे, एक पीजेंट लीडर थे, जिन्होंने वेलकम करा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, बट सेट माइनॉरिटी शुड बी अंडरस्टूड इकोनॉमिकली नॉट ओनली रिलीजियसली। इन्होंने करी बात इसलिए, उन्होंने कहा माइनॉरिटी खाली आप रिलीजन और जो है और सिर्फ जो है इस सब की बात मत करिए, अब आप इकोनॉमिक माइनॉरिटी की बात करिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर भी तो हमें सोचना है कि जो रियल माइनॉरिटी कंट्री की है वो है पुअर और डाउन ट्रेडन मासेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप ऐसी चीज़ें लिखनी है कि वो जो गरीबी है ना उसे हम हटा पाए। ही अप्रिशिएटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट्स गिवन है, बट राइट मीन्स नथिंग इफ पीपल कैन नॉट एंजॉय द लाइफ। कि अगर आप गरीबी में जी रहे हो तो आप राइट्स का भी क्या कर रहे होगे। तो पुअर विलेजर्स नोइंग दे हैव राइट्स टू लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, मीटिंग, एसोसिएशन इज यूजलेस अनलेस कंडीशन
कंडीशंस आर क्रिएटेड फॉर देम टू मेक दीज राइट्स रियल, कि गरीब इंसान है उसको तब वो अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर पाएगा ना, तो वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा होगा। तो पुअर नीड्स प्रोटेक्शन, सपोर्ट, अ लैडर टू क्लाइंब अप एंड एक्चुअली यूज देयर राइट्स। तो उनको एक प्रोटेक्शन चाहिए कि गवर्नमेंट आए उनकी मदद करने के लिए हर बारी, तब जाके तो वो अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो रंगा पॉइंटेड आउट अ मेजर गैप। रंगा जी ने कहा द असेंबली क्लेम्स टू रिप्रेजेंट द मासेस। असेंबली वैसे तो कहती है हम पूरी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया की, बट मोस्ट मेंबर जो इस असेंबली में वो अमीर है, गरीब तबके से कोई भी नहीं आ रहा है। द रियल पुअर कुड नॉट कम टू द असेंबली, वो उनको पॉलिटिक्स तक कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ तक रियल पुअर। सो मेंबर शुड एक्ट एज ट्रस्टीज एंड चैंपियंस ऑफ दीज मासेस अंटिल दे राइज टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली। तो उन्होंने उस दिन बोला था कि जब तक वो गरीब इंसान गाँव में से या शहर में से भी जो बहुत वर्कर है, बहुत मतलब वो ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि उनको हर चीज़ के लिए परेशान होना पड़े, जब तक वो यहाँ पॉलिटिक्स में नहीं एंटर कर पा रहे, तब तक हम अमीरों को जो सूट बूट पहन के बैठे हैं, हमें उनकी बात समझ के उनका लीडर, उनका ट्रस्टी और उनका चैंपियन बनना होगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे लीडर थे एन जी रंगा, इन्होंने कहा खाली कम्युनिस्ट आपको हो, कम्युनिटी रिलीजन नहीं, अब जरा पैसे को भी देखना है, हमें इकोनॉमी भी देखनी है, गरीबी भी हटानी है कंट्री से, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे को बहुत बुरी हालत में छोड़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह ने क्या वॉइस दी थी, इनकी वॉइस थी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए। तो जयपाल सिंह एक आदिवासी लीडर थे, एक बहुत अच्छा बोलने वाले थे, और इन्होंने भी सपोर्ट करा रेजोल्यूशन को। उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल्स हैं उनको तो डिसग्रेसफुली ट्रीट करा गया है 6000 सालों से, एंड ये सच है, ट्राइबल्स के साथ हमेशा गलत होता था। उनके जंगल छीन लिए जाते थे, उनको जो है टैक्स पे करवाए जाते थे, जंगल बंद कर दिए, तुम जा नहीं सकते हो, जैसे हमने पहाड़ीज के साथ पढ़ा अपने पिछले चैप्टरों में, तो बहुत बार ऐसे ही होता था। हिस्ट्री में उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, येट उन्होंने नेहरू जी के प्रॉमिस को कि अब इक्वालिटी डिग्निटी वाला इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा उसको समझा। सिंह इंसिस्टेड दैट ट्राइबल्स वर नॉट ओनली न्यूमेरिकल माइनॉरिटी बट दे ऑल्सो नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनको उनके लैंड से निकाल दिया गया था, उनको उनका फॉरेस्ट और पैस्चर लैंड नहीं दिया गया, उन्हें फोर्स करा गया कि इधर उधर भटको नए घरों के लिए, और कंसिडर्ड प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड, सोशली आइसोलेटेड एंड लुक डाउन अपॉन। ऐसा उन्होंने कहा, और बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा इक्वालिटी मिलेगी हर सिटीजन्स को, ठीक है, बट जो हम लोग हैं, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, हमें कुछ सेफ गार्ड भी चाहिए, हमें स्पेशल राइट्स भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारे से हमारे जंगल छीने, जानवरों को चरवाने की जगह छीनी, हमें हमारे ही घरों से बाहर निकाल के कहा कि बाहर जाओ ढूंढो, हमने नए घर ढूंढे अपने, और हमारे को प्रिमिटिव और बैकवर्ड समझा जाता है बाय ऑल ऑफ द सोसाइटी। तो हमें अपने सेफ गार्ड्स एंड राइट चाहिए, तो यू हैव टू मिक्स विद अस, वी आर विलिंग टू मिक्स विद यू, ऐसा उन्होंने कहा था। लॉन्ग इमोशनल डिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, इफ यू वांट टू मिक्स विद अस, तब हम आपके साथ मिक्स होंगे, और उनको मिक्स करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, स्पेशल राइट्स चाहिए। तो रिजर्वेशन चाहिए थी ट्राइबल्स के लिए। अगर बात करें हम, तो सिंह डिड नॉट आस्क फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब जो ये थे हमारे जयपाल सिंह, उन्होंने कहा सेपरेट इलेक्टोरेट हमें नहीं चाहिए कि हमारे अलग इलेक्शन हो रहे हो, बट उन्होंने रिजर्वेशन मांगी थी इन द लेजिस्लेचर, यानी कि गवर्नमेंट में हो, उनका लेजिस्लेचर के अंदर हो, सीट्स हो रिजर्व, और टू लेट ट्राइबल स्पीक फॉर देमसेल्फ, ट्राइबल पीपल अपने लिए बोल पाए, टू फोर्स अदर टू लिसन ट्राइबल वॉइसेस, लोग सुने उनकी बात, टू एंश्योर ट्राइबल आर नॉट इग्नोर्ड इन द न्यू डेमोक्रेटिक नेशन। और नए डेमोक्रेटिक नेशन में जैसे ब्रिटिशर्स ने करा और राजा महाराजा करते थे ट्राइबल्स को इग्नोर, ऐसा ना हो, इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, स्पेशल राइट्स और रिजर्वेशन चाहिए, कि गवर्नमेंट में रिजर्व है कि उनके लीडर्स पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो ये ट्राइबल पीपल की डिमांड हमने पढ़ ली। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वी वर सप्रेस्ड फॉर 1000 ईयर्स। अब बात है करेंगे हम दलित्स की। तो अब आते हैं हम कोर इशू पे। मेन क्वेश्चन था, हाउ वुड द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट, जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था एक जमाने में, ठीक है। अंबेडकर अर्लियर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अंबेडकर जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड करे थे, बट गांधी जी के समझाने पे उन्होंने उसको गिव अप कर दिया था। पूना पैक्ट हुआ था अगर आपको याद हो तो, बट गांधी जी ने अपोज करा था कि इससे तो परमानेंटली डिवाइड हो जाएगी सोसाइटी, तो अब उन्होंने उस डिमांड को लीव कर दिया था। द असेंबली बट नाउ हैड टू डिसाइड कि क्या प्रोटेक्शन दिया जाए हमारे डिप्रेस्ड क्लास को, क्या सेफगार्ड दिया जाए और क्या राइट दिए जाए। अब वॉइसेस फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लास की अगर हम बात करें, डिप्रेस्ड क्लास के लोग क्या कहते थे, तो जो लीडर्स थे डिप्रेस्ड क्लास के, वो कहते थे कि हमारी सफरिंग सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, डीप सोशल नॉर्म ऑफ कास्ट में, क्योंकि इंडियंस का एटीट्यूड अगर हम पुराने ज़माने में जाए तो डिप्रेस्ड क्लासेस के खिलाफ जो है तरफ बहुत बुरा था, जैसे उनको कुएं में से पानी नहीं पिए देने जाता था और उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होते थे। तो वो खाली पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स नहीं
नहीं देने थे, जो लोगों का तरीका था ना उसे भी बदलना था। तो सोसाइटी यूज देयर लेबल। अब ऐसा नहीं था कि उनसे काम नहीं करवाते थे, हमने पढ़ा भी है कि काम करवाया जाता था, बट सोशली एक्सक्लूड करा जाता था कि तुम हम एक टेम्पल में नहीं जाओगे, हमारे साथ खाओगे नहीं, मिक्सअप नहीं होगे। तो जे नगप्पा, बहुत अच्छे से इनका नाम याद रखना आपको, ये मद्रास से थे, उन्होंने कहा वी हैव बीन सफरिंग बट अब हम सफ़र नहीं करेंगे। दे नाउ अंडरस्टूड देयर राइट्स एंड वर रेडी टू एजर्ट देमसेल्फ। अब अनटचेबल्स, दलित्स एंड डिप्रेस्ड कास्ट जो हम कहते हैं, अब वो अपने राइट समझ चुके थे, अब वो लड़ने के लिए उनके लिए तैयार थे। और पहली बात तो गाइज वो माइनॉरिटी नहीं है, वो हमारे पॉपुलेशन के 20 से 25% को लेकर आ रहे थे। द प्रॉब्लम वॉज मार्जिनलाइजेशन नॉट द नंबर, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन में शेयर नहीं था और सोशल इक्वालिटी नहीं मिल रही थी। प्रॉब्लम यहाँ पे थी, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उनकी परसेंटेज कम है, तो इसलिए हमने उन्हें बाद में क्या दिया, रिजर्वेशंस दी। ठीक है, और क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट था उसको भी बदलना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट, के जे खंडेरकर ने क्या बोला था कि खंडेरकर डिस्क्राइब द सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन। उन्होंने कहा हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर से सप्रेस करा जा रहा है, सप्रेशन डैमेज कर चुका है हमारा माइंड, बॉडीज, इवन हार्ट्स को, ब्लॉकिंग आवर प्रोग्रेस। सो दिस वॉज द ट्रू पोजिशन ऑफ देयर सफरिंग। ठीक है, अब अम्बेडकर ने क्या कहा था आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस, अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को हटा दिया था एंड उन्होंने फिक्स करा था इफेक्टिव सेफगार्ड्स रादर देन पॉलिटिकल सेपरेट। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हमारी कंट्री में होती थी, तो उनके लिए अब उन्होंने कहा कि अनटचेबिलिटी सबसे पहले अबॉलिश की जाए। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए, अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो, हिंदू टेम्पल ओपन हो जाए हर कास्ट के लिए। ठीक है, रिजर्वेशन हो फॉर लो कास्ट इन द लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट जॉब, ये डिमांड करी थी अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। बट दिस लॉ वॉज नॉट ओनली इनफ, ये लॉ खाली इनफ नहीं था। मेंबर रियलाइज द सोशल डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी ओनली वैनिश बाय लॉ। सोसाइटी का एटीट्यूड भी चेंज होना होगा, जो अपर कास्ट के लोग थे उनको भी अपनी सोच बड़ी करनी होगी, माइंडसेट चेंज करना होगा और इन विचारधाराओं को छोड़ना होगा। स्टिल दीज कॉन्स्टिट्यूशन मेजर वर वाइडली वेलकम्ड एज अ हिस्टोरिक स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी, और पूरी कंट्री में इसको जो है एक्सेप्ट करा गया था इक्वालिटी का एक वैलिड स्टेप, कि जो हमारे डिप्रेस्ड क्लास है उन्हें हम रिजर्वेशन रखे इन ऑल द एरियाज जहाँ जहाँ पॉसिबल है, क्योंकि उसी से हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसी से जो इतना गलत उनके साथ इतने सालों तक हुआ है वो एक बहुत छोटा सा कदम था हमारा उस गलती को सही करने के लिए। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं द पावर ऑफ द स्टेट। अब हम पढ़ेंगे स्टेट की पावर। अब बात हमने मुस्लिम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, हमने ट्राइबल पढ़ लिया और हमने डिप्रेस कास्ट का पढ़ लिया। अब हम आते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में। जैसे अभी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी जो मोदी सरकार है, और हर स्टेट की भी अपनी अपनी, पंजाब की अपनी गवर्नमेंट, यूपी की अपनी गवर्नमेंट होती है ना, तो वो कि भैया गवर्नमेंट को क्या पावर मिलेगी, स्टेट को क्या पावर मिलेगी, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए, तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस डिबेट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो ये था कि सेंटर को कितनी पावर मिलेगी और स्टेट को कितनी पावर मिलेगी। जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस पर ज़्यादा पावर हो, क्योंकि पार्टीशन के बाद पता चल गया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे ज़्यादा पावर नहीं हो, स्टेट पे ज़्यादा है, तो हर स्टेट कल को कहने लगी कि मैं अपना अलग देश बना रही हूँ, जब स्टेट पे बहुत पावर होगी तो इसलिए सेंटर बहुत ज़रूरी है पीस मेंटेन करने के लिए, नेशनल इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए और इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो इंडिया को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती है। अगर हम स्टेट को बहुत पावर देंगे तो हर स्टेट खुद को जाके करने लगेगी इंटरनेशनल रिप्रेजेंट। बाहर हम एज एन इंडियन है ना, एज अ पंजाबी, एज अ यूपी, एज अ बिहारी तो नहीं है, एज अ महाराष्ट्रियन तो नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो वी ऑल आर इंडियन ना। ये चीज़ उन्होंने कहा कि अगर हम स्टेट को बहुत पावर देंगे तो ये फीलिंग आ जाएगी, लोग अपने आप को स्टेटहुड से दिखाएंगे। तो हमें सेंटर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना था। तो 3 लिस्ट हमने बनाई, उनमें चीज़ें रखी कि ये वाला काम सेंटर करेगी, ये वाला काम स्टेट करेगी, ये वाला काम हमारे दोनों करेंगे। तो वो लिस्ट के नाम शायद आपको पता होंगे, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट और एक होती है स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो जो यूनियन लिस्ट थी उसमें सिर्फ सेंट्रल के कामकाज लिखे गए थे जो वही करेंगे, और इंडिया ने मोर सब्जेक्ट्स इसमें लिखे थे देन द अदर फेडरल कंट्रीज। जो बाकी कंट्री जो फेडरलिज्म पे गई थी, जहाँ 2 टाइप की गवर्नमेंट होगी, उनमें ऐसा नहीं हुआ था कि इतने ज़्यादा काम जो है सिर्फ सेंटर पे थे। इंडिया में बहुत काम हमने सेंटर के रखे थे। स्टेट लिस्ट से स्टेट के लिए थी और कॉन्करेंट लिस्ट में शेयर्ड पावर्स थी, बट अगेन यहाँ पे भी ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स थे वो स्टेट के लिए ज़्यादा नहीं थे, बट अगेन मोर सब्जेक्ट्स वर प्लेस्ड हियर देन द स्टेट वांटेड। ठीक है, जो स्टेट चाहती थी उससे भी आप कह सकते हो ज़्यादा यहाँ पे डाल दिए गए थे, स्टेट लिस्ट को बहुत कम काम दिया गया था। चलो अब वाई वॉज द सेंटर सो पावरफुल, और सेंटर को क्या क्या काम दिए गए थे। तो सेंट्रल को मिनरल का, मेजर इंडस्ट्री का और मैनी की एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज का कंट्रोल दिया था। आर्टिकल 356 के तहत गेव सेंटर पावर टू टेक ओवर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इफ द गवर्नमेंट रिकमेंडेड, यानी कि इमरजेंसी की पावर, कि अगर कभी ऐसा हो
कि कंट्री की या जो स्टेट के अंदर रूल अच्छे से नहीं हो रहा है तो सेंटर आके उनको स्टेट के सरकार को हटा के वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकती है। दिस मेड द सेंटर इवन स्ट्रॉन्गर। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ताकत है कि वो गवर्नर को कह के जो चीफ मिनिस्टर है उन्हें हटा सकते हैं अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो, और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो ये होती है एक बहुत बड़ी पावर सेंटर की। अब फिस्कल फेडरलिज्म की अगर हम मनी पावर की अगर हम बात करें तो जितने भी टैक्सेस होते हैं उनमें से ज़्यादातर सेंटर को ही जाता है। कस्टम ड्यूटी, कंपनी का टैक्स उन्हीं को जाता था, ठीक है। सम टैक्सेस वर शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी शेयर होती हैं। सम टैक्सेस वर फुली स्टेट, जैसे एस्टेट ड्यूटीज, लैंड और प्रॉपर्टी का टैक्स, सेल्स टैक्स और टैक्स ऑन बॉटल्ड लिकर जो है, जो बहुत प्रॉफिटेबल होता है लिकर, जो शराब के ऊपर लगता है, वो तो सीधा स्टेट को जाता है। तो ऐसा था हमारा फिस्कल मॉनेटरी आप कह सकते हो डिवीजन। अगर हम बात करें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सिस्टम की, तो भाई हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग तो है, बट सेंटर हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेन करना ज़रूरी था आफ्टर द पार्टीशन। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। टॉपिक नंबर 4.1, यहाँ पे लोगों के क्या व्यूज़ थे सेंटर को ज़्यादा पावर देने पे, हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सतनाम जी के जो डिफेंस थे हम वो पढ़ेंगे। के सतनाम इनका नाम था, मद्रास से थे ये, और इन्होंने स्ट्रांगली डिफेंड करा था स्टेट के राइट्स को, क्योंकि स्टेट को ज़्यादा राइट नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो इतनी पावर आपने सेंटर को दिया, स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया है, ये गलत है, क्योंकि अगर सेंटर ओवरलोड हो जाएगा तो कंट्री अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे। आपने इतने काम सेंटर को दे दिया, क्या क्या काम करेगा सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर बाय स्ट्रेंथनिंग द स्टेट। तो उन्होंने कहा सेंटर तभी स्ट्रॉन्ग होगा जब स्टेट स्ट्रॉन्ग होंगी, और जब सब स्टेट अच्छे से चल रही होंगी तभी तो सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए आप थोड़ा शिफ्ट करो पावर को, ठीक है। स्टेट बिकम वीक अंडर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस न्यू पावर स्ट्रक्चर वुड क्रिपल द स्टेट्स। तो उन्होंने कहा कि अब इतनी कम पावर अगर आप स्टेट को दोगे तो ये गलत है। फिस्कल अरेंजमेंट वुड लीव स्टेट्स पुअर बिकॉज मेजर टैक्सेस तो सेंट्रल के पास जा रहे हैं। अभी जो आपने ड्राफ्ट रेडी करा उसमें ज़्यादातर टैक्स तो स्टेट की जगह सेंट्रल ले रही है, एंड स्टेट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ही नहीं कि अगर कोई स्टेट चाह रही है कि मैं अपने मतलब कह रही हूँ कि एक स्टेट है, कोई नाम लो, बिहार है, अगर वो चाह रहे हैं हमें अपने स्टेट के अंदर कुछ कामकाज करवाना है, और तो उन पे तो मतलब अगर आपने पैसा दे ही नहीं रहे हो कि उनके पास जो है जाएगा टैक्सेस का, तो वो कैसे कराएंगे। हर चीज़ के लिए वो सेंटर पे आएंगे पैसा मांगने के लिए। कोई भी अगर स्टेट की बात हो रही है, हाइपोथेटिकली आप सोचो, तो उन्होंने कहा स्टेट को फिस्कली बेनिफिट और देने चाहिए, उनको ज़्यादा टैक्स मिलना चाहिए जिससे वो अपनी स्टेट को और अच्छा कर पाए, ठीक है। विदाउट मनी स्टेट डेवलप नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा स्टेट वुड बी फोर्स टू बेग द सेंटर फॉर, अगर उन्हें स्कूल बनाना है तो वो जाएंगे सेंटर पे पैसा मांगने, सैनिटेशन के लिए, रोड के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। तो उन्होंने कहा अगर आपको इतना कम पैसा देना है स्टेट को, स्टेट का इतने कम काम रखने हैं स्टेटलेस में, तो इससे अच्छा फेडरलिज्म कर ही क्यों रहे हो, फिर तो यूनिटरी गवर्नमेंट बना दो, जो हम 11th में पढ़ के आए हैं कि एक ही सरकार होगी, सेंटर की वही पूरा देश चला गया, तो वो कर लो, फेडरलिज्म कर ही क्यों रहे हो आप। तो उनका ऐसा कहना था कि आप यूनिटरी स्टेट बना दो, फेडरलिज्म बना रहे हैं तो अच्छे से करिए उसको, ऐसा कहना था संतनाम जी का, ठीक है। अब उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग सेंटर दे रहे हो, स्टेट को ज़्यादा पावर नहीं दे रहे, तो आगे चल के इससे अच्छाई नहीं होगी, इवन रिवोल्ट होगा। कल को स्टेट के लोग आके बगावत करेंगे इस चीज़ पे। तो सन्ना प्रेडिक्टेड दैट इफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहेगा, ऑल प्रोविंसेस कल को सेंटर के खिलाफ रिवोल्ट कर देगी। और मैनी प्रोविंशियल मेंबर ने भी इस पे एग्री करा कि हाँ हमें बहुत कम काम दिए हैं। दे डिमांडेड फ्यूअर सब्जेक्ट इन द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो सब ने कहा कि जो यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में आपने इतने सारे काम रखे हैं, इन्हें कम कीजिए। फियर ऑफ एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, तो अ मेंबर ऑफ ओडिशा ने भी ये कहा था द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक बिकॉज सेंटर को बहुत पावर उन्होंने स्टार्टिंग में अपना दे दी थी। तो फिर बाद में इन सब चीज़ों को देखा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट वी वांट टुडे इज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम बाकी लोगों की जो जैसे जैसे हिंदी में वर्ड बोला जाएगा दलीलें सुनेंगे जो जो उन्होंने गई थी स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए। तो प्रोविंस डिमांडेड मोर पावर। प्रोविंस मतलब जो स्टेट्स थी वो कहती थी हमें और पावर दो, जिससे कि वो जो है कॉज स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस बात पे बहुत ऑपोजिशन होता था, कोई कहता था स्टेट को और पावर मिले, कोई कहता था सेंटर ही ज्यादा पावरफुल रहो। नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैड बीन एम्फसाइज्ड रेपिटेडली सिंस द असेंबली का बिगेन। बट एक तरफ सब लोग कहते थे हमें सेंटर स्ट्रॉन्ग चाहिए क्योंकि पार्टीशन अभी अभी हमने देखा था। अब अम्बेडकर जी का अगर व्यू की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था हमें स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर चाहिए, मच स्ट्रॉन्गर देन 1935 का एक्ट। तो 1935 के एक्ट में गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर के अंडर में बनी थी उस समय का जो सेंटर था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें अभी चाहिए। और मेंबर्स रिमाइंडेड द असेंबली ऑफ ऑनगोइंग राइट्स। उन्होंने कहा अभी जो राइट्स चल रहे हैं, वायलेंस चल रहा है, कम्युनल टेंशन चल रही है, तो इस बीच में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही बचा सकता है हमारी कंट्री को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट
वुमेन को ज़्यादा पावर देने की भी ज़रूरत गाइस इसलिए थी जिससे और हमारी कंट्री में राइट्स ना हो, पार्टीशन ना हो, क्योंकि जब स्टेट के लोग भी अपनी अलग अलग बातों को डिमांड करते हैं, वो डिमांड कई बार प्रोटेस्ट और राइट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एटलीस्ट सेंटर के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए। अब इस बात पे गोपाल स्वामी अयंगर कहते हैं दैट सेंटर मस्ट मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। ये लाइन उनकी थी कि जितना स्ट्रॉन्ग हम सेंटर को बना सकते हैं हमें बनाना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा जो यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी से थे, उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग सेंटर से क्या होगा, इससे प्लान होगा नेशनल की वेलबींग, मोबिलाइज इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बन पाएगा, एंड हम इंडिया को फॉरेन अग्रेशन से भी बचा सकते हैं। अगर कोई फॉरेन कंट्री से हमारा वॉर है तो उस समय पे सेंटर की ही तो है सारी जिम्मेवारी हमें बचाने की। एंड बिफोर पार्टीशन कांग्रेस ने अग्री करा था कि वो प्रोविंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी देंगे। अब पार्टीशन से पहले हमने कहा था कि ठीक है जो अलग अलग स्टेट होंगे उन्हें बहुत पावर मिलेंगी, बट पार्टीशन होने के बाद अब हम डर चुके थे, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने कहा था दैट सेंटर वुडंट इंटरफेयर विद द लीग रूल्ड, बट फिर भी हमारा पार्टीशन हुआ। तो अब नेशनल्स ने अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लिया। हमने पहले कहा था हम स्टेट को ज़्यादा पावर देंगे, अब हमने कहा नहीं, क्योंकि जो है उस वजह से हमारा पार्टीशन ऑलरेडी हो गया था। अब इसे एक बार इंग्लिश में पढ़ो। बिफोर पार्टीशन कांग्रेस हैड एग्री टू गिव प्रोविंस ग्रेटर इकोनॉमी टू अश्योर मुस्लिम लीग दैट सेंटर वुडंट इंटरफेयर वेयर द लीग रूल्ड। और वो सिर्फ इसलिए उन्होंने करा था क्योंकि भाई फिर पार्टीशन नहीं होगा, जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहाँ मुस्लिम लीग की पार्टी जीतेगी, मुस्लिम लीग की सरकार होगी, तो उस स्टेट को हम ज़्यादा पावर दे देंगे, वो अपनी पावर अच्छे से यूज़ करें। बट अब तो हमारा पार्टीशन हो गया ना, तो अब हम वो वाली बात नहीं मान रहे थे। अ यूनिटरी सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्टेड अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल में तो यूनिटरी सिस्टम ही चलता था। वायलेंट एटमॉस्फेयर स्ट्रेंथन द पुश टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन नीडेड टू प्रिवेंट chaos एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कंट्री है, जैसे ये हमारी कंट्री मैंने बनाई है, तो ये सेंटर हो गया, सेंटर जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए मोदी जी, जैसे हो गए, तब थे जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो बने। तो सेंटर जो लॉ बना रहा है वो हर स्टेट में इक्वल एक जैसा लगेगा। और एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे ये एक स्टेट है, इसमें जो इन्होंने लॉ बनाया यहीं यही लगेगा, इसमें जो इन्होंने लॉ बनाया यहीं यही लगेगा। तो अब बात हो रही थी कि सेंटर को हमें बहुत स्ट्रांग करना है, इसको बहुत पावर देनी है, जिससे ये स्टेट कल को अपनी ना चलाए, ये ना कहे हमें अलग नेशन बना दो, हमें अलग नेशन बना दो, ये वाली बातचीत ना हो, इसलिए भी नीडेड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली शोड अ क्लियर बाइस टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग यूनिटरी यूनियन पावर ओवर दोज ऑफ द स्टेट। तो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। आगे बात आती है हमारी लैंग्वेज ऑफ द नेशन की। तो यहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हो जिन पे बहुत डिबेट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए। अगली हुई थी हमारी लैंग्वेज को लेकर कि कौन सी लैंग्वेज इंडिया की रहेगी, हिंदी, और खाली हिंदी थोड़ी बोली जाती थी, कितनी ही सारी लैंग्वेजेस थी, तो उनका क्या होगा। तो इंडिया हैड मेनी रीजनल लैंग्वेजेस, सबका अलग अलग अपना रूट्स थे, ठीक है। और अब ये था कि एक कंट्री बनाने के लिए, यूनिफाइड नेशन बनाने के लिए कौन सी भाषा को रखेंगे हम। विदाउट अ शेयर्ड लैंग्वेज पीपल कैन नॉट कम्युनिकेट ईजिली। एक लैंग्वेज तो है नहीं हम लोगों की, सब अलग भाषा में बोलते हैं, तो हम कैसे आपस में एक दूसरे को इंडियन कह के कम्युनिकेट करेंगे। तो लैंग्वेज इशू को बहुत महीनों तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट करा गया। बाय 1930s कांग्रेस ने अग्री करा कि हिंदुस्तानी हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। और महात्मा गांधी जी ने कहा कि एवरीवन शुड स्पीक अ लैंग्वेज कॉमन पीपल कुड अंडरस्टैंड, और हमें एक ऐसी लैंग्वेज बोलनी चाहिए जो सब लोग समझे। तो हिंदुस्तानी खाली हिंदी नहीं थी, वो ब्लेंड था हिंदू और उर्दू का, वाइडली स्पोकन अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में ज़्यादातर हिंदुस्तानी भाषा बोली जाती थी। इट वॉज कंपोजिट मल्टी कल्चरल लैंग्वेज थी, शेप्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स कल्चर। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो होती है वो, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कई बार हिंदी बोलते बोलते भी उर्दू के काफ़ी वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो मतलब वो एक ऐसी लैंग्वेज थी जो इंडिया में बहुत ज़्यादा बोली जाती थी और लोग उसे समझते थे। इट हैड ऑब्जर्व्ड वर्ड्स फ्रॉम मेनी सोर्सेज, और बहुत सारे रीजन में हमारे यहाँ उसे समझते थे। तो गांधी जी को हिंदुस्तानी लैंग्वेज ऐसी सही लैंग्वेज लगती थी जो हिंदू, मुस्लिम और नॉर्थ और साउथ इंडियंस को एक साथ जोड़ के लगेगी। बट फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी हिंदुस्तानी बिगैन टू चेंज ड्यू टू राइजिंग कम्युनल टेंशन। बट धीरे धीरे हिंदुस्तानी लैंग्वेज कम यूज़ होने लग गई थी हमारी कंट्री के अंदर ही। कब से? लेट 19th सेंचुरी से। क्या हुआ? हिंदी ज़्यादा संस्कृताइज्ड हो गई थी। पर्शियन और अरेबिक वर्ड अब हमारी हिंदी में से निकल रहे थे। जैसे अब जब हिंदी बोल रहे थे तो उसमें पर्शियन अरेबिक वर्ड कम यूज़ हो रहे थे। उर्दू वॉज बीइंग पर्शियनाइज्ड, और जो उर्दू थी उसमें पर्शियन वर्ड्स आ रहे थे, मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम हिंदी। तो जो उर्दू है वो हिंदी से और दूर हो रही थी। लैंग्वेज बिकेम टाइड टू रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स। अब जो लोग जिस रिलीजन के होते थे वही वाली लैंग्वेज बोलना पसंद करते थे। डिस्पाइट दिस डिवाइड गांधी जी ने कहा नहीं, कंपोजिट नेचर तो हिंदुस्तानी ही है, तो उसी को हमें रखना चाहिए। अब इस पे क्या बातचीत होती है, चलो पढ़ते हैं। 5.1 द प्ली फॉर हिंदी। अब अर्ली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिस्कशन के स्टार्टिंग फेज में आर.वी. धुलेकर नाम के एक लीडर थे, यूनाइटेड प्रोविंस थे, जिन्होंने कहा कि हिंदी को हमें यूज़ करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बनाने के लिए हमें हिंदी यूज़ करनी चाहिए। व्हेन टोल्ड मेनी मेंबर्स डिडंट नो हिंदी, अब जब उन्होंने ये बात बोली तो बहुत सारे मेंबर्स को हिंदी आती ही नहीं थी। उन्होंने कहा दैट दोज हु डिड नॉट नो हिंदुस्तानी वर नॉट वर्दी टू बी इन द असेंबली एंड शुड लीव। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं आती, हिंदुस्तानी नहीं आती, तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लायक नहीं हो, आपको निकल जाना चाहिए। हिज रिमार्क कॉस्ट कमोशन, उनकी बात से तो मतलब अफरा तफरी मच गई थी कि ऐसा कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है बनाने की। एंड ही कंटिन्यूड स्पीकिंग इन हिंदी अंटिल जवाहरलाल नेहरू इंटरवीन टू रिस्टोर पीस। और वो जब भी बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, हिंदी में ही बात करते थे, हिंदी में ही अपनी दलीलें देते थे, जब तक जवाहरलाल नेहरू जी ने आके पीसफुल मूवमेंट लाने के लिए कोशिश नहीं करी। तो लैंग्वेज इशू केप्ट डिस्टरप्टिंग असेंबली डिबेट्स फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो आपस में भी उनका डिबेट के बीच में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स की बहस होती रहती थी कि भाई कौन सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे, क्या लैंग्वेज हमारी फाइनलाइज होगी, क्या होगा। अब 13 सितंबर 1949 को द लैंग्वेज कमेटी हैड सजेस्टेड अ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। तो जो लैंग्वेज कमेटी थी, अब मैं बुक में देख लेना, एक फोटो लगा दूंगी या फिर आप खुद चेक करना कौन से पेज नंबर पे, वो एंड वाले पेज नंबर पे सारी कमेटीज लिखी है, उनके क्या क्या काम थे और उनके कौन से लीडर थे। ये सीयूईटी में आ सकता है, ठीक है। तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे हिंदी को, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इंग्लिश टू कंटिन्यू फॉर 15 ईयर्स फॉर ऑल ऑफिशियल वर्क, और आज़ादी के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के अगले 15 साल तक इंग्लिश का यूज होता रहेगा ऑफिशियल वर्क के लिए। प्रोविंसेस को चूज रीजनल लैंग्वेज फॉर देयर ओन ऑफिशियल पर्पस, और हर प्रोविंस यानी कि हर स्टेट अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं अपने ऑफिशियल काम के लिए। जैसे पंजाब में पंजाबी में काम कर लो, बिहार में भी अपनी लैंग्वेज में कर लो, या छोड़ो अब महाराष्ट्र में मराठी में कर लो, इस टाइप से उन्होंने कहा आप ऐसे कर लो। यूजिंग द टर्म ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ नेशनल लैंग्वेज वाज मेंट टू काम इमोशनल टेंशन एंड सेटिस्फाई बोथ साइड। अब यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज नहीं लिखा है, ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा है, जो कागजी काम के लिए यूज आएगी। ये वर्ड उन्होंने इसलिए लिखा था कि लोगों के दिल को ठेस ना पहुंचे, ये जो हिंदी बोलता नहीं उसे ये ना लगे कि नेशन की नेशनल लैंग्वेज तो हिंदी है, ठीक है। धुलेकर डिसलाइक द कॉम्प्रोमाइज, धुलेकर जी को ये कॉम्प्रोमाइज भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, हिंदी को हमारी नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। ही अटैक्ड एंड क्रिटिसाइज हु सेड हिंदी वाज बीइंग इम्पोज्ड एंड मॉक्ड दोज हु इन्वोक्ड गांधी टू सपोर्ट हिंदुस्तानी ओवर हिंदी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग गलत हो जो कह रहे हो हिंदी नहीं हो, और गांधी जी को भी वो मॉक करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे कि आप हिंदुस्तानी लगाने को कह रहे हो, नॉट हिंदी। तो धुलेकर सेड हिंदी बिकमिंग ऑफिशियल लैंग्वेज वाज नॉट अ कंसेशन बट फुलफिलमेंट ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने कहा हिस्ट्री की जीत होगी अगर हम हिंदी लैंग्वेज को लगाएंगे। अब मेनी असेंबली लीडर वर डिस्टर्ब बाय एग्रेसिव टोन, अब वो काफ़ी एग्रेसिव टोन में बोलते थे तो कुछ से काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर गुस्सा हो जाते थे। प्रेसिडेंट भी रेपिटेडली उन्हें कहते थे कि थोड़ी अच्छे टोन में बात करो आप, इससे तो आर्ग्यूमेंट का जो है हल नहीं निकलेगा। बट धुलेकर जी अपनी बात पे अडिग रहते थे कि नहीं, हिंदी को ही हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज बनानी चाहिए। तो अब आगे क्या होता है, चलो पढ़ते हैं 5.2 टॉपिक द फियर ऑफ डोमिनेशन। अ डे आफ्टर धुलेकर की अग्रेसिव स्पीच, अब जिस दिन उन्होंने वो अग्रेसिव स्पीच दी थी उसके अगले दिन श्रीमती जी दुर्गाबाई मद्रास से उन्होंने एक्सप्रेस करा डीप कंसर्न हाउ द लैंग्वेज डिबेट वाज टर्निंग कंट्रोवर्शियल। उन्होंने कहा ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो रहा है। कह शी सेड नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स वर फीलिंग दैट हिंदी सपोर्टर्स वांटेड टू सप्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर स्ट्रॉन्ग इंडियन लैंग्वेजेस। उन्होंने कहा जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं ना, अब उन्हें लग रहा है कि आप हमारे पे अपना डोमिनेंस दिखा रहे हो। दुर्गाबाई शेयर्ड दैट इन साउथ ऑपोजिशन टू हिंदी वाज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। उन्होंने कहा साउथ इंडिया के अंदर ऑपोजिशन टू हिंदी बहुत ज़्यादा है। शी रिमाइंडेड दैट हाउस मतलब कौन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, दैट मेनी इंक्लूडिंग हरसेल्फ हैड फॉलोड गांधी जीज कॉल एंड वर्कड हार्ड टू स्प्रेड हिंदी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है हमने कोशिश नहीं करी है हिंदी स्प्रेड करने के लिए, हमने करी है, स्कूल खोले, टीचिंग करवाई हिंदी की, बट फिर भी वहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिला है। बट नाउ शी फेल्ट शॉक बिकॉज ऑफ द इंक्लूसिव हिंदुस्तानी शी सपोर्टेड was being altered, उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस वर्ड्स वर बीइंग रिमूव्ड। तो उन्होंने कहा अब उन्हें खुद शॉक फील हो रहा है क्योंकि जो हिंदुस्तानी जिसको वो सपोर्ट कर रही थी अब उसे भी चेंज करा जा रहा है और उसमें से उर्दू और रीजनल वर्ड्स को रिमूव करा जा रहा है। दिस लॉस ऑफ कंपोजिट करेक्टर शी सेड वुड नेचुरली क्रिएट अ फियर एंड एंजाइटी अमंग लैंग्वेज ग्रुप्स। तो इससे लैंग्वेज ग्रुप के मन में एक एंजाइटी होगी। एज डिस्कशन ग्रू बेटर लीडर्स अपील फॉर एकोमोडेशन एंड सेंसिटिविटी। तो अब लीडर्स ने कहा कि अब ऐसे बहस करने से तो कुछ नहीं होगा, तो सेंसिटिव हो गए लो, हर एक की डिमांड को अकोमोडेट करते हुए कुछ सॉल्यूशन निकालो।
अब शंकरराव देव जो बॉम्बे से थे, उन्होंने सपोर्ट करा था हिंदुस्तानी को, क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोअर थे, और उन्होंने कहा हिंदी को फोर्स करने से बहुत टेंशन आगे हो सकती है। टी.ए. रामलिंगम चेत्तर ने मद्रास के जो थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हिंदी एक ऐसा कॉज बन जाएगी जिससे आगे बहुत अग्रेशन होगा। ही एम्फोसिस म्यूचुअल एडजस्टमेंट हो, इम्पोजिशन ना हो, पीपल मस्ट फील दैट, उन्हें फील ना हो कि हम पे कोई लैंग्वेज थोपी जा रही है। दोज डिबेट शो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म थ्रू इंटेंस डिस्कशन। अब जो इतनी इंटेंस होकर तुमने बातचीत पढ़ी है, तो तुम्हें लग रहा है कि जल्दी क्यों नहीं बनी कॉन्स्टिट्यूशन? भाई जब इतने गहरे से हम किसी बात पर डिस्कशन करेंगे तभी इतना टाइम लगा, तभी इतनी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी है। बट ऑन 2 मेजर पॉइंट्स देयर वाज ब्रॉड एग्रीमेंट। अब तुम्हें लग रहा है कि सब बातों पे लड़ते ही रहते थे क्या? नहीं, कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स भी थे जिसपे बिना लड़े सारा डिस्कशन हो गया था। वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, की एक एज के ऊपर हर इंसान को वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर का है। और पहले ये एज अलग होती थी, अब 18 हो गई है पहले वाली, तुम मुझे बताओगे, ठीक है? तो इस पे तो किसी ने मतलब बात भी नहीं करी थी कि ये सोचने की ज़रूरत है कि सबको वोटिंग राइट मिलेंगे। तो एवरी अडल्ट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और प्रॉपर्टी वुड गेट द राइट टू वोट। इस पे बिना डिस्कशन के हाँ जी हो गया था। दिस रेवोल्यूशनरी कंपेयर टू कंट्रीज लाइक US, UK वेयर वोटिंग राइट्स एक्सपैंडेड स्लोली ओवर सेंचुरी। और ऐसा बाकी किसी कंट्री में इतना नहीं हुआ था। जैसे US की अगर हम बात करें, UK की अगर हम बात करें, तो उन्होंने आज़ादी मिलते ही अपने लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे। औरतों को लड़ना पड़ा, बिना प्रॉपर्टी वाले लोगों को इतने सालों तक लड़ना पड़ता वोटिंग राइट्स के लिए। हमारे आज़ादी मिली, वोटिंग राइट सबको मिल गए, ठीक है? और दूसरा, सेक्युलरिज्म पे किसी ने बातचीत नहीं करी। सेक्युलरिज्म मतलब हर धर्म की इज्जत होगी, हर कोई अपने धर्म को फॉलो कर सकता है। इंडिया में सिटीजनशिप मिलना मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म के होने चाहिए। ये चीज़ भी पे भी ज़्यादा डिस्कशन हमारा नहीं हुआ। ये बात दूसरी थी जिसपे सबने मान लिया था। तो दो द वर्ड wasn't loudly declared in the preamble then, secular principle were clearly built into our fundamental rights। हमने अपने फंडामेंटल राइट्स जो बनाए थे उसमें सेक्युलरिज्म को बहुत अच्छे से बांधा था। जैसे आर्टिकल 25 से 28 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो। 29 से 30 में प्रोटेक्टेड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ है। 14, 16, 70 के अंदर इक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन बैन है और अबॉलिश है, अनटचेबिलिटी। तो स्टेट कीप अ जुडिशियस डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, जो स्टेट है, गवर्नमेंट का डिस्टेंस है पूरा रिलीजन से। एंड नो कंपलसरी रिलीजियस टीचिंग होगी, गवर्नमेंट स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी, कोई रिलीजियस बायस नहीं होगा जॉब पे। तो येट स्पेस वॉज केप्ट फॉर सोशल रिफॉर्म विद इन द कम्युनिटीज़। तो ऐसा नहीं है, कम्युनिटीज़ के लिए तो हमने बहुत रखा था कि वो अपना रख सकते हैं रिफॉर्म्स, जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए हमने रिफॉर्म करे, हमने रिजर्वेशंस दी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्युलरिज्म की और रिलीजन की, रिलीजन पे हमने डिस्कशन नहीं करा। वी विल बी सेक्युलर नेशन और सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, इस पर बिना किसी बहस के हमने हाँ जी कर दी थी, ठीक है? फाइनल आइडिया अगर हम बात करें, अब हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है वो हमें दिखाता है विजन, चेंजिंग ओपिनियंस और हार्ड वर्क जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनने में लगा। मेंबर्स ने एक दूसरे की बातें सुनी, आर्ग्यू करा, अपने ओपिनियंस को रिवाइज करा और फिर बदलते समय के साथ उन्होंने हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा जो हमारे डाइवर्स नेशन को रिप्रेजेंट करे और आज तक वो हमारे साथ चलता आ रहा है। और ऐसा मतलब उन्होंने उस समय पे ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया हमारे लिए जो अभी भी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका आंसर हमारे सॉल्यूशन होता ही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो विद दिस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ये चैप्टर बहुत लेंदी है और इसमें आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाने वाली हूँ। और ये जो चैप्टर के नोट्स है, क्योंकि आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, डिबेट्स गिवन है पूरी वो थोड़ी पढ़नी है हमारे को, तो मैंने नोट्स बना दिया बहुत प्रॉपर, जिसमें आपको जो पढ़ना है उतना ही लिखा हुआ है जैसे मैंने आपको बताया है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से। यू जस्ट हैव टू गो एंड सब्सक्राइब इट। और वहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, बाकी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलते रहते हैं। तो गो, अब हमारा पूरा हिस्ट्री का सिलेबस गाइस कंप्लीट हो चुका है। 12 के 12 चैप्टर मैंने तो पढ़ा दिया, अब तुम्हें बस 100 on 100 लेकर आने हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो 100 on 100 और फिर हम जो है नेक्स्ट चैनल पे मिलेंगे जहाँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही होंगी। तो इस कोर्स को सब्सक्राइब कर दो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को सेव करके रख लो अपने पास, और ये सारे के सारे चैप्टर्स को आप जल्दी से कंप्लीट करो एंड अपने हिस्ट्री के सिलेबस को भी कंप्लीट करो। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।